अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो शुरू करते हैं इस नावल का लास्ट पार्ट। फरहाद के प्लेट में इस वक्त खाने के बर्तनों के साथ पीने पिलाने का इंतजाम मौजूद था। इसके सामने वाली कुर्सी पर सरमद हमदानी बैठा था, जो इसका बिजनेस पार्टनर था और आज काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान लौटा था। तुम तो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते थे, तो फिर क्या वजह है वापसी की? इससे बेशक उम्र में कुछ बड़ा था, लेकिन काम की वजह से इनके बीच बेतकल्फी कायम थी। जिस दिल के करार को एक अरसे से मुर्दा समझा, खैबर लगी है वो जिंदा है। बस इसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। हराम मशरूब का आधा गिलास खाली करके मेज पर पटकते इसके लहजे में आग ही आग थी। मतलब कोई लड़की है? फरहाद पर इश्ताक सा मुस्कुराया। हाँ, वो लड़की जो इस दिल को बागी। मैं इसे हासिल करना चाहता था, लेकिन मेरे बंदों ने गलती कर दी और मैं समझा कि वो अपने घर वालों के साथ चल बसी। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मेरे एक कज़न प्रोफेसर एक लड़की को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। जब इनके मुंह से मैंने इस लड़की का नाम सुना, वो कंफर्म करने पर मुझे पता चला कि वो लड़की हबीबा इब्राहिम ही है। मैंने इससे कॉल की और शायद वो भी मुझे पहचान गई थी। जब ही इसने कॉल काट कर फ़ोन फ़ौरन बंद कर दिया। इसकी लास्ट लोकेशन ही चमन थी। इस वक्त हाकम पेरेक जई और इसके दाजी ने इसे छुपा लिया था, लेकिन अब मुझे इल्म है अच्छे से कि वो कहाँ है। वो चबा चबा कर बोल रहा था, जबकि इसकी बातों के बीच हाकम पेरेक जई का नाम सुनते ही फरहाद ठटका था। ये पेरेक जई वाले ही आसिफ यानी मेरे अब्रिश को भी इस हाकम पेरेक जई ने अपने बेटे के निकाह में दे दिया। फरहाद यूसुफ जई के लहजे में नफरत के सिवा कुछ नहीं था। कहीं इन्होंने इस लड़की का निकाह अपने छोटे बेटे से तो नहीं करवा दिया? फरहाद का दिमाग इस वक्त ज्यादा ही तेज चल रहा था जब सरमद हमदानी ने तपिश में कांच का गिलास सामने दीवार पर दे मारा। ऐसा मुमकिन नहीं, और अगर ऐसा हो भी हुआ तो भी मैं इन नकों से इसे छीन लूंगा। वो बस सरमद हमदानी की है। वो फड़फड़ करते गोया आग की मांद जल रहा था। वो लोग एक तरह से हम दोनों के ही दुश्मन हैं। तो अब वक्त है कि हम अपने दुश्मन पर वार करके अपनी मतलूबा शे इनसे हासिल कर लें, लेकिन इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। फरहाद जो जो बोल रहा था, सरमत हमदानी इसकी बातें सुनकर गोया मुतफिक नजर आ रहा था। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसने नशे से सुर्ख होती अपनी आंखें फाड़ी थी, क्योंकि नशा अब इसके सर पर चढ़ रहा था। मैंने कुछ सोचा है। फरहाद के शैतानी जहन में जो ख्यालात उभर रहे थे, वो इसने सरमद हमदानी की कोशिश गुजारने का शुरू की, तो वो पूरी तवज्जो से इसकी बातें सुनता एकदम से जोर जोर से हंसने लगा। सच तुम बहुत ज़हनी हो, बहुत आगे जाओगे तुम। वो डोलते कदमों से उठकर इसके कंधा थपथपाते इसे शाबाशी दे रहा था। नाश्ता तुमसे ढंग से किया करो, हर वक्त घोड़े पर सवार रहती हो। वो नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो सुरिया बेगम इब्रश के अजरत खाने पर इसे डांटते हुए पाई की थी। क्या है अम्मी, खाती तो हूँ, अब क्या करूँ, मेरी खुराक कितनी ही तो है। सुबह सुबह इसकी क्लास लगने पर यकीनन इसे अच्छा नहीं लग रहा था। जब मुस्तफ़ा बिरगज़ई ने अपने संजीदा भरे अंदाज में सलाम करते अपनी मौजूदगी की जाहिर की, खड़ी क्यों बैठ जाओ। बुद्ध बनी अब्रिश को पकड़कर कुर्सी में बैठाते वो खुद भी कुर्सी खींचकर इसके साथ ही बैठा था। जबकि मूसा ने शरारत भरे अंदाज में इन्हें देख कर साथ बैठी हबीबा की प्लेट में उबला अंडा छील कर डाला तो इसने बेचारगी से शक्ल बनाई। चुप करके खाओ। इसने आंखें ही आंखों में तन्वी की। मैं पहले ही एक खा चुकी हूँ। इसने मुंह लटकाया था। एक मेरे लिए खा लो। इस मर्तबा प्यार भरे इल्तिजा के साथ ही फ्लाइंग किस भी पास की थी, तो वो बेचारी बुखलाकर तेजी से उबला अंडा का बड़ा सा बाइट लेगी, जबकि वो अपनी मुस्कुराहट दबाए चाय का कप लबों से लगा गया था। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बिरगज़ई ने अब्रिश की प्लेट में हाफ फ्राई अंडे के साथ ब्रेड और 2 मार्जरीन स्लाइस रखे थे, साथ एक गिलास जूस भी था। जितनी देर में मैं नाश्ता खत्म कर रहा हूँ, इतनी देर में तुम अपनी प्लेट फिनिश करो। सदीदी जैसे हुक्म सादर करते हुए अपना नाश्ता शुरू कर चुका था, जबकि इसने मुंह बसोरे नाश्ते की प्लेट को देखा और एक नज़र अपनी माँ पर डाली, जो अब मुतमिन सी बेजी और निगित बेगम की बातों में मगन थी। दादी हुक्म साहब किसी अहम मसले पर बात करते हुए नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद आज मामूल से हटकर ड्राइवर के बजाय मुस्तफ़ा बिरगज़ई के साथ यूनी आई थी। गाड़ी यूनी के गेट के बाहर ठहरी तो वो उतरने लगी, जब इसने अब्रिश का हाथ पकड़ते इसे रोका था। तुम्हें लेने भी मैं आऊँगा, और भी फ़र्ज में नहीं आया तो बाबा या मूसा आएंगे, लेकिन जब तक कॉल करके वो या मैं तुम्हें बाहर नहीं बुलाएं, यूनी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं। आई बात समझ? मुकाबल के लहजे में ठोंस या रौब नहीं, बल्कि अब्रिश के लिए प्यार भरी फिक्र शामिल थी, जिसके जवाब में फरमादारी से सर को उजड़ देती तो वह मुस्कुराते हुए इसके माथे प्यार देता, इसके सर पर शाल दुरुस्त करते गोया इसे जाने की इजाज़त दे गया था। तो वो गाड़ी का दरवाजा खोल तेजी से उतरी और बैग थामे तेज कदमें यूनी की गेट अंदर गायब हुई। इसकी मंजर से हटती इसने सन ग्लासेस के पीछे से अपनी काबी नजरें तरफ में घुमाई और फिर ड्राइवर पर चलने का बोल किया। इसकी गाड़ी पीछे गाड़ी तेजी से आगे पीछे निकली। सलार बड़ा ही शातिर अब्रिश को आज खुद छोड़ने आया है
और यकीनन लेने में वो खुद आएगा, वरना तो रोज़ वो ड्राइवर के साथ आती है। मुस्तफ़ा बैरकज़ई के लिए फरहाद के लहजे में फ़कत ज़ेर गुला था, वैसे मानना पड़ेगा शख्सियत है साली की बड़ी ही ज़ोरदार। मगज़ से चेहरे को कवर किए सरमद हमदानी के लहजे की स्ताइश पर इसे आग लगी। बस कर दे, मुझे जला मत, वरना जलाने में भी मैं भी माहिर हूँ। इसकी धमकी अमेज अंदाज पर इसने छठ दोनों हाथों पर को उठा लिए थे। यार मजाक कर चिढ़ क्यों रहे हो? हंस कर किसी बाजू पर थप्पड़ मारते हुए सीट पर हल्का सा घूम गया। तो अब क्या करें? मेरे ख्याल में तो यूं नहीं कि अंदर जाकर मिल ले, इससे ये तरीका ज्यादा महफूज रहेगा। सरमद हरमानी मशवरे पर अमल करते इसके चेहरे पर मक्स आया और हाथ में फाइल पकड़े गाड़ी से निकल अंदर जाते तलबा के साथ खुद भी शामिल हो गया। अब अर्श तुम्हारे कजन कैंटीन में इंतजार कर रहे हैं, कह रहा है तुम्हारी फाइल घर पर रह गई थी, वो देने आए हैं। इसकी क्लास फेलो की इतला पर वो पहले हैरान हुई, फिर सेट से उठ खड़ी हुई। लाला किसी फाइल का जिक्र कर रहे हैं? हेर मैं मिल के आती हूँ। वो साथ बैठी क्लासमेट से मुहात हुई, अपनी जगह से उठी, क्लासरूम से निकलती सीधा कैंटीन पहुंची। इसने इतराफ में नजरें घुमाई तो एक कहने की मैं इसके साथ रखी कुर्सी पर बैठी शख्स ने अपना हाथ हिलाया और वो दूर से भी देख कर पहचान सकती थी आने वाला मूसा हरगिज नहीं कि कोई जसामत है। वो कम व पेश मूसा जैसे ही था, बल्कि इस शख्स का वजन और कद दोनों ही कुछ कम थे। आप कौन हैं? वो घबराए बगैर बगैर सीधी इस्तकाई मुकाबले की आंखों में देखकर संजीदे से मुतसर हुई। बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। फरहाद के चेहरे से मार्क्स नीचे खिसका तो इसके चेहरा बगौर देखती हुई कुर्सी खींचकर बैठ चुकी थी। तो वही जो दिन ताया और चाचू के साथ हमारे घर आए थे, उसे पहचान चुकी थी, लेकिन इसके बोलने का अंदाजा बिल्कुल ठंडा था। आप सबको हमारी याद इतने अरसे बाद अब क्यों आ रही है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इसके अंदाज में गहरे जफर की काट थी, जबकि इसके अंदाज पर वो बुरा मुंह बनाए बगैर मुस्कुरा दिया था। तुम्हारा शिकवा और सवाल करना ही बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बाज़ मरतबा कुछ वक्त और हालात ऐसे बन जाते हैं जो दूरियों का सबब बनते हैं। एक हम दूर ज़रूर थे, लेकिन हमारे बीच जुड़े रिश्ते से कोई इनकारी नहीं हो सकता। लहजे में दर्द समोए वो अपनी बात कहते नरम नज़रों से देख रहा था, जबकि इसी बात और देखने के अंदाज पर उलझ गई थी। देखिए, आपने जो बात करनी है वो टू द पॉइंट करें। मुझे इस तरह घुमा कर बात करने की इसे उलझन महसूस होती है। अब्रिश के लहजे में नागवारी दर आई थी। तुम पहले ये देख लो, शायद तुम्हारे मेरी बातों मतलब समझाई। इसने हाथ में पकड़ी काले रंग की फाइल, इसकी जाने बढ़ाई तो फाइल पकड़े इस सामने रखी, इसे खोल गई। लेकिन फाइल पर नजर पड़ते ही इसकी पहलों तरह जमीनी के फटफटी आंखों से निकाहनामा दिख रही, जिसमें इसका और फरहाद का नाम दर्ज था। इसके बाबा ने बतौर वली 9 साल की उम्र में इसका निकाह फरहाद से करवाया था, और अगर वो फरहाद के निकाह में थी तो इसके घर वाले मुस्तफ़ा से इसका निकाह क्यों करवाया? मतलब इसका निकाह पे निकाह किया। हथौड़े की तरह बरसते इन सवालात ने इसके सर में तेज दर्द की लहर उभार दी। वो बेसाख्ता दोनों हाथों से अपना सर थाम गई, जबकि फरहाद तीर ठीक निशाने पर लगता देखते दिल में खुश हो रहा था। बड़ी माँ हम लोगों को पहले दिन से नापसंद करती थी, और बड़े पापा इनके दिल में तो अपने भाइयों की जान बसती थी। खास करके बाबा और इनका प्यार मिसाली था, क्योंकि वह जुड़वा थे। बड़े पापा नहीं चाहते थे कि इनके जाने के बाद इनके भाइयों में इनका रिश्ता खत्म हो। इसी वजह से उन्होंने कम उम्र में हमारा निकाह करवा दिया, और देख लो इनका अच्छा दुरुस्त निकला। बड़े पापा के जाने के बाद बड़ी माँ हमसे मजीद मुतनफिर हुई और इद्दत का अरसा अपने घर वालों के साथ गुजारने की, और फिर नहीं लौटी। यहाँ तक कि इन्होंने इस निकाह को मानने से भी इनकार कर दिया, बकौल इनके तुम्हें इस निकाह के बारे में कुछ याद नहीं। तुम इस वक्त बच्ची थी और फिर हमारे इनमें लाए बगैर उन्होंने तुम्हारे निकाह इस मुस्तफ़ा से कर दिया। बाबा को ये बात पता है चली तो वो फ़ौरन ही बड़ी माँ से बात करने आए थे, लेकिन इन्होंने तो तुम्हें हमसे मिलने तक नहीं दिया। और मुझे यकीन है कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम इस पर भी तहजीब का शिकार होगी, बल्कि तुम्हें तो यकीन भी नहीं होगा मेरी बातों पर। इसके पर शौक लहजे पर अब्रिश ने अपनी नज़रें चुराई थी। दिल कह रहा था ये सब झूठ है, लेकिन दिमाग अपनी तावीलें थी। अगर तो वो झूठ बोल रहा होता तो इसके बाद इतना बड़ा निकाहनामा कहाँ से आया? यकीनन इसकी बातों में कुछ तो सच्चाई थी। अगर ऐसा नहीं तो होता तो इसकी माँ और मुस्तफ़ा क्यों नहीं चाहते थे कि वो इन लोगों से मिले? तो वो इनके अपने थे, कोई ये तो नहीं। अगर वो मिल भी लेती तो भला क्या मसला था? ये सब बातें सोच सोच कर उससे दिमाग ख़राब हो रहा था। ऐसे ही निकाहनामा बड़ी अम्मा के पास भी मौजूद होगा, तुम पूछना इनसे, फिर शायद वो सच बोल दें। और मेरा नंबर भी ले लो, अगर मज़ीद कुछ जानना हो या बात करनी हो तो कॉल कर लेना। अपनी बातों से इसे अच्छे से शीशा उतार चुका था, जबकि वो गुमसुम सी बैठी की बैठी रहेगी। इसका काम अच्छे से हो चुका था। जब भी वो नंबरों का तबादला करते वक्त वहाँ से निकल गया, हो गया काम। सरमद हमदानी गाड़ी में आकर बैठते हुए फरहाद से बेसब्री के साथ मुखातब हुआ तो वो इसकी अंदाज की बेदारी देख के लगा गया, जिसमें फतहमंदी की रकमक शामिल थी। तीर सीधा निशान पर लगे, वो बस चंद दिन और रिजल्ट हमारे मुताबिक होगा। मकरू अज़ाइम लिए वो दोनों आगे का लाए अमल तय करते खुश खुश वहाँ से निकल गए। मुस्तफ़ा ऑफिस से वक्त पर अब्रिश को लेने के लिए निकला। यूनी के बाहर आती इसने अब्रिश के नंबर पर कॉल की मिलाई, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। वो कुछ देर इंतजार के बाद यूनी के अंदर चला गया, लेकिन पूरी यूनी वो कहीं नहीं थी। इसने घबराकर सुरिया को कॉल की, जिसने बताया वो घर पर है। वो पहली फुर्सत घर के लिए निकला। अब्रिश कहाँ है? वो घर कब आई? वो
घर में दाखिल हुआ तो पहले सामने ही सूर्य से हुआ। सुबह शायद 11 बजे का वक्त था। गार्ड ने बताया वो कैब को लेकर आई थी। जब से आई ये कमरे में बंद करके बैठी है। महंगी मुलाजमों को भेजा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। इस लड़की ने सच पूछा तो तंग करके रख रखा है। लेकर तुम्हें भी परेशान कर दिया। इसके चेहरे पर छाई फिक्रमंदी के बादल देख वो हंस पे आदत बरहम हुई। पापा प्लीज़ आप इसे अब यूं मत डांटा करें। वो मेरी बीवी है, इसकी जिम्मेदारी अब मेरे सर है। इसे जब भी समझाना होगा मैं सब समझा लूंगा। और इनके इशारे पर दोनों हाथों का दबाव डालते इन्हें प्यार से समझा रहा था। जब उन्होंने हाथ बढ़ाकर इसकी गाल छुआ था, खुश रहो। वो एक माँ थी और मुस्तफ़ा के अंदाज में अबरश के लिए मोहब्बत देख वो खुश भी थी और मुतमईन भी। चले फिर मैं अबरश को देख लूँ। न जाने क्यों इस तरह से लौट आई है यूनी से। वो अजरत बड़े अंदाज में बोलता तेरी से जीने की तरह बड़ा किया था। इसने 1-2 मरतबा दरवाज़ा बजाया लेकिन अंदर से कोई आवाज़ कोई हरकत तक महसूस न करते इसका दिल एक बार डूब कर भरा था। इसने मुलाजमा को आवाज़ देकर कमरे की एक्स्ट्रा चाबी मंगवाई थी। चाबी आते ही इसने तेजी से लॉक खोला और झटके से दरवाज़ा खोलते इतनी ही तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी बेचैन नजरें बेड पर औंधे मुंह लेटी अबरश पर जाकर ठहरी और फिर वह बर्क की रफ्तार से इस तक पहुंचा था। अबरश क्या हुआ है? आंखें खोलो। इसे एकदम साख्त पड़ा देख इसकी जान पर बनाई थी। वो इसकी पुकार को जवाब नहीं दे रही थी। इसने अबरश की नफ्स चेक की जो बहुत सुस्त रुई से चढ़ रही थी। फिर इसने देर नहीं की। फर्श पर पड़े इसके डिगे सामान के साथ इसकी शाल देख वो शाल तेजी से उठाते इसने अबरश पर डाली और इसे बाहों में उठाए अजरत बड़े परेशानी से कमरे से निकल गया। निगित बेगम ने इसे यूं बेहोश अबरश को उठाकर नीचे लाते देखा तो उनका दिल दहल गया। माँ जी मैं अबरश को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कॉल करता हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी को इस बारे में बताइएगा मत। वो फूले सांसों के दरमियान बोलते तेजी से इनके करीब से निकला तो वह छठ इस बात में सर हिलाती दिल ही दिल में अबरश के लिए दुआ गो हुई थी। मुस्तफ़ा ने बेहिस व हरकत अबरश पर निगाह डाली थी। इस लाइन लगी हुई थी। कतरा कतरा ड्रिप इसके वजूद में दाखिल हो जबकि वो इसके जर्द चेहरे पर नजरें काढ़े किसी गहरी सोच में था। जब डॉक्टर ने इसे अपनी जान मुतवज्जो किया बच्ची का बीबी हद से ज्यादा लो था। शायद किसी चीज़ का सदमा लगा है इन्हें। अच्छा कि जो आप इन्हें वक्त पर ले आए वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर प्रोफेशनली अंदाज में बोल रहे थे जबकि इसके दिमाग में लफ्ज़ सदमा चेक किया गया। वो मज़ीद चंद बातों के बाद रूम से जा चुके थे। जब वो वहीं बेड पर इसके साथ बैठ के नजरें हमवार अबरश के चेहरे पर जमी थी। इसके कॉल करके निगत बेगम को तसल्ली दी थी। ड्रिप खत्म हो जाने के बाद वो इसे लेकर घर जाने वाला था। सुबह तुम बिल्कुल ठीक थी लेकिन कुछ घंटों में तुम्हारी ऐसी हालत होना वजह यकीनन बड़ी है। मगर क्या? इसने हर मुमकिन बात सोची लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा हर अबरश की इस हालत की वजह क्या है। इसे जो बैठे बैठे न जाने कितनी देर गुजरी जब अबरश ने जिस्म लगाकर अपनी दुखती आंखें खोली। कमरे की सीलिंग ज़्यादा छत देख इसने तेजी से तरफ में नजरें घुमाई तो अदरका हुआ कि वह एक हॉस्पिटल का रूम में है। मैं यहाँ क्यों हूँ? हैरानी की सबब बड़बड़ाई थी। तुम बेहोश हो गई थी। मुस्तफा बैरिक जई की नरम आवाज़ करीब से बोली तो इसने सरस से इसकी जानब गर्दन मोड़ी। चेहरे पर नरमी ही नरमी और इसे प्यार भरी नजर से देख रहा था जबकि अबरिश की आंखें मुकाबल को देख एकदम से जलने लगी। इसके दिल में जब इस शख्स की मोहब्बत ने घर कर लिया तो क्यों ये सब हुआ? इसने गर्व से आंखें मींची। अबरिश इधर मुझे देखो, बताओ तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? उसे यूं तकलीफ में देखकर गोया तड़प ही उठा था। मुझे घर जाना है। बमशकुर रोने की ख्वाहिश को दबाए वो बोली तो लहजा सर्द सा था। जवाबन मुस्तफ़ा ने भी मजीद कोई बात नहीं की। घर जाकर वह तफसील से बात करना चाहता था। इसलिए दस्तार लेकर वापस रूम में आया तो देखा वह शाल पहनकर बेड पर पैर लटकाए बैठी चलने को तैयार थी। चलो घर चलें। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामना चाहा तो वह कुतरा कर खुद ही उठकर खड़ी होती आगे को बढ़की थी। मुस्तफ़ा ने इसका ये अजनबी अंदाज देखा तो गम व गुस्सा दोनों की कैफियत इस पर उतरी थी। लेकर वो लोग विजय इसके पीछे चला आया। फार्मेसी से मेडिसिन लेकर वो लोग सीधे घर आए थे। शाम का वक्त था तो सभी अफराद खाना लाउंज में मौजूद थे। जब इसे मुस्तफ़ा के साथ आता देख वो सब परेशानी से उठ खड़े हुए थे। निगत बेगम ने इन्हें मुख्तसर के इसकी बीपी लो हो जाने का बताया था। सब इसकी तबीयत पूछ रहे थे लेकिन इसके चेहरे पर फ़कत बेजारी रकम थी। फूफो आप इसे कमरे में ले जाएं, अबरश को आराम की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा के अंदाज़ी की संजीदगी महसूस करते सभी ने इसके चेहरे की जानब देखा था जो एकदम सपाट था। सूर्या बेगम अबरश को लेकर चली गई तो दाजी अपने पोते से मुखातिब हुए थे। सब ठीक है तुम दोनों के बीच? तुमने बच्ची को सख्ती से डांटा तो नहीं दिया? दादी अबरश को लेकर परेशान थे। परेशान तो खैर सब ही नजर आ रहे थे क्योंकि वह सबसे उखड़ी उखड़ी लग रही थी। मैंने इसे यूनिट ड्रॉप किया था तो इस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद या इसके इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जो उसे बुरी तरह से हर्ट कर गया है। लेकिन ऐसी क्या बात है मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि वो मुझसे भी बात नहीं करना चाहती। मुकाबल ज़ाहिर नहीं कर रहा था लेकिन अबरश को लेकर इसकी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
بھائی اسے کچھ وقت دیں، ہم ابرش کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ زیادہ دیر دل میں بات دبا نہیں سکتی ہے۔ موسیٰ کو اپنے بھائی کی آنکھوں کی ماں چمک اچھی نہیں لگ رہی تھی جب بھی وہ اسے حوصلہ دینے کو بولا تھا۔ اچھے ہے وہ جلدی بول دے ورنہ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہے گی، حبیبہ بے ساتھ ہی بول گئی، لیکن پھر گھبرا کر نظریں بھی جھکا لی کیونکہ موسیٰ نے اس پر پیار والی گری ڈالی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو حوصلہ دے رہا تھا تو وہ اس کی زوجہ محترمہ اس کے ارادوں کے بیچ جا رہی تھی۔ اچھا بس میری بہو پر زیادہ رعب مت چاڑو، حکم صاحب کی مصنوعی گھر پر اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ آپ کی بہو مجھ پر رعب ڈالتی ہے، یقین نہیں تو پوچھ لیں ماں جی سے، کچھ دیر پہلے کیسے ترسے سے مجھے کافی بنا کے دینے سے انکار کیا دیا۔ اس کے شکایتی انداز پر حبیبے میں بکھلا کر بھیجی اور پھر ساتھ بیٹھی نگہت بیگم کو دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا موسیٰ، بس بند کرو میری بچی کو پریشان کرنا، چائے بن چکی ہے اور میرے کہنے پر اس نے تمہیں کافی کے لیے انکار کیا تھا۔ صبح سے بچی پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہے اور اب تم آ گئے ہو اس سے خدمتیں کروانے، پورے اپنے داجی پر پڑے ہو۔ بیجی کا جلادی موڈ آن ہو چکا تھا جبکہ ان کی توپن کا رخ اچانک ہی اپنی جانب مڑتا دیکھ داجی بری طرح سے گھبرائے تھے۔ لو آپ کے پوتے کی بات ہو رہی تھی، میں کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ان کے بوکھلائے انداز پر وہاں موجود تمام افراد کے چہروں پر دبی دبی ہنسی امڑ آئی تھی۔ ہاں تو پوتے دادا پر ہی تو جاتے ہیں، یہ تو میرا مصطفیٰ شکر ہے آپ پر نہیں پڑا، ورنہ اس موسیٰ کے اندر تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ چمک کر کہتی ایک دم سے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ ہاں یاد آیا، جراثیم موسیٰ میں سارے جسیم آپ والے جسیم پائے جاتے ہیں۔ بیجی شروع ہو چکی تھی، اب یقیناً داجی کے آگے پچھلے تمام گناہ گنوانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے سوریہ بیگم اسے رات کا کھانا دینے آئی تھی جو اس نے بمشکل زہر مار کیا تھا۔ کھانا کھا کر دوال لیتی ہوئی بستر پر چٹ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب اچانک اس کے خیال میں ان ضروری کاغذات کا خیال آیا جو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور اپنے کبرڈ کے لاکر سے چند فائلز نکال کر واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ اب اس کے ہاتھ تیزی سے فائل کے بیچ پلٹ رہے تھے، ایک فائل پر دوسری فائل اور پھر تیسری فائل اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ یہ سچ میں اس کا نکاح نامہ تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں دھندلا کر شاہکاروں ایک ہی آنکھوں سے ٹپٹ کر نکاح نامے میں گرے۔ ٹھیک اسی وقت سوریہ بیگم دروازہ کھول کر اپنی دھن میں کمرے کے اندر چلی آئی، لیکن کاغذات کے بیچ ابرش کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ پریشان سی اس کے قریب ہوئی۔ ابرش یہ کاغذات کیوں لے کے بیٹھی ہو؟ بولنے کے ساتھ ان کی نظر جوں ہی اس کے ہاتھ میں پڑے نکاح نامے پر گئی، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی رکھی، آخر کیوں؟ کرب آواز ایک دم سے اونچی ہوئی، ساتھ ہی اس نے بہتی آنکھوں سے سوریہ بیگم کا رنگ اور چکا چہرہ دیکھا۔ میں نے اس نکاح کے بارے میں اس لیے تمہیں نہیں بتایا کہ تم بھی سب بھول چکی تھی، اور مزید اس سے واضح دیتی کہ وہ ان کے بیچ بھی مجھ سے جڑی اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے کیسے چھپائی؟ وہ روتے ہوئے ایک دم سے چیخ پڑی، اس لیے آپ مجھے ان لوگوں سے ملنے نہیں دیتی تھی، وہ میرے اپنے ہیں۔ بابا نے خود جب یہ رشتہ جوڑا تھا تو آپ کون ہوتی ہیں اسے ختم کرنے والی؟ کیوں یہ گناہ کیا آپ نے؟ کیوں امی؟ اپنے بالوں کو بری طرح مٹھی میں جگرتی حزانی کے فیتے متلاتی، تم بھول گئی ہو کیا؟ رشتہ میں نے نہیں ان لوگوں نے ختم کیا تھا، اور اتنے عرصے بعد تمہیں ان لوگوں کی بڑک جاگی ہے تو چلی جاؤ، لیکن مصطفیٰ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ جواباً وہ اب غصے سے بڑکی، مصطفیٰ کون ہوتے ہیں مجھے اجازت دینے والے؟ ابرش ایک دم سے بستر سے اٹھ کر ان کے روبرو ہوئی تھی۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی میں شاید یادداشت چلی گئی ہے تمہاری، بھول گئی ہو وہ تمہارا شوہر ہے؟ ان کے گہرے ظفر پر جواباً استریہ انداز میں نیم آنکھوں سے ہنسی تھی۔ کون سا شوہر؟ وہ میرے کچھ نہیں لگتے، ان کا اور میرا نکاح حرام ہے۔ شاید آپ ان کی نفرت میں یہ بات بھول چکی ہیں کیونکہ میرے بابا اور رب کی گناہگار ہو رہی ہیں۔ بس کر دیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اپنی نفرت میں آپ اتنا گر گئی ہیں کہ ایک حرام فعل انجام دینے پر آپ شرمندہ تک نہیں ہیں۔ وہ جو بولی تو پھر بولتی ہی کہ جب سوریہ بیگم کے صبر کی حد ختم، ابرش کا گال سنسنا اٹھا۔ پھوپھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایک اور تھپڑ مارتی کمرے میں داخل ہوتے مصطفیٰ سر سے آگے بڑھا۔ ابرش کے آگے آتے ہی اس کی ڈال بن گیا جبکہ وہ ساکسی کھڑی تھی۔ بے شک وہ اس پر غصہ ہوتی تھی، اسے غصہ میں کہیں مرتبہ ڈانٹ بھی دیتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تم ہٹ جاؤ مصطفیٰ، مجھے اس کا دماغ درست کرنے دو۔ بات کرتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے اس کی ماں کھڑی ہے۔ وہ غم و غصے کی کیفیت میں بولتے ہوئے ایک دم سے رو پڑی تو مصطفیٰ نے آگے بڑھتے انہیں خود سے لگاتے ایک نظر ساخت کھڑی ابرش پر ڈال لی تھی۔ اسے بہت اپنوں کی چاہ ہو رہی ہے تو ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ اب انہی منافق رشتہ داروں کے پاس جن کے کچے رنگوں نے تمہیں ہماری پکی محبتیں بھلا دی ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ یہ کیوں کہیں جائے گی؟ یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ مصطفیٰ کے ماتھے کے بل گرے ہوئے
نہیں مصطفیٰ، تمہیں میری قسم، اسے جانے دو، اسے ابھی ٹھوکر نہیں لگی۔ شاید ٹھوکر لگ کر اسے کچھ عقل آ جائے۔ جب تک ان لوگوں کی اصل چہرے یہ دیکھنے ہی لگی نا، اسے ہماری ہمدردی بناوٹی اور ڈھوچی لگے گی۔ ان کی قطع برے انداز کو دیکھ کر اس نے زبر سے لب بیچ ڈالے۔ مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں فرحاد کو کال وہ بول رہی تھی جب مصطفیٰ بےرغبتی درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ کسی کو بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں، تم سامان پیک کرو، میں خود تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ چکا تھا اور شاید اس سے ایک طرح سے اپنی پھپھو کی بات درست بھی لگ رہی تھی۔ وہ ان سب سے متنفر نظر آ رہی تھی اور ویسے بھی اس کا جانا ضروری تھا۔ آپ چلیں پھپھو، اور تم 10 منٹ میں ریڈی ہو کر جاؤ، نیچے آؤ۔ اپنی پھپھو سے نرمی سے بات کرتے ہوئے جب ابرش سے متاحت وہ اس کا لہجہ ایک دم ٹھنڈا جذبات سے آ رہی تھا، جبکہ اس کے انداز پر ابرش کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ وہ اس کے محبت بھرے انداز کی عادی ہو چکی تھی اور یہ بے تاثر سا انداز اسے ہرٹ کر رہا تھا۔ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو۔ ثریا بیگم کو اپنے حصار میں لیے وہ کمرے سے نکلا اور اس نے پہلے بس چند لمحے کو رک کر بغیر پلٹے بولتا پھر وہاں ٹھہرا نہیں تھا، جب کہ وہ دم سی ہو کر بستر پر گرے پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ وہ اپنا بیگ لے کے نیچے آئی تو وہاں سبھی موجود تھے سوائے ثریا بیگم کو چھوڑ کے، لیکن مصطفیٰ بےرغبتی نے نہ جانے ان سے کیا کہا کہ کسی نے بھی اس کے جانے کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ باہر آئی تو ملازم نے تیزی سے آگے آتے اس کا بیگ لیتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھا اور اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ پروٹوکول مقابل سے دیتا تھا، لیکن شاید آج کے بعد ہر چیز بدلنے والی تھی۔ وہ پورے راستے سامنے دیکھتے ڈرائیو کرتا آیا تھا، جبکہ ابرش چوری چوری اسی کے ہی مرتبہ دیکھ آنسو بہا چکی تھی۔ وہ جب اس کا تھا نہیں تو اس کے رب نے مقابل کو محبت اس کے دل میں ڈالی ہی کیوں؟ وہ شکوہ گو ہوتی اپنی سسکیوں کو ہونٹوں میں دبا گئی۔ اترو گاڑی سے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ مقابل کی بے تاثر آواز نے اسے ہوش دلایا تو وہ گاڑی سے نکل آئی۔ اس مرتبہ مصطفیٰ بےرغبتی بھی گاڑی سے نکلا اور پچھلے دروازہ کھول اس کا بیگ باہر نکالو اسے دیکھے بنا اس کا بیگ اس کی جانب بڑھاتے آگے بڑھ کر دروازے کی سائڈ پہ لگی بیل کو بجا گیا۔ چند سیکنڈ لگے اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھلو۔ اس کے تایا خوشی سے نثار ہوتے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا سر چوم کے آگے میری بیٹی چلو اندر، سب تمہاری شدت سے منتظر ہیں۔ ان کے وہالن دہراز پر اس کے اندر اترتا اضطراب کچھ کم ہونے لگا جب بھی مصطفیٰ کی گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا اور گاڑی تیزی سے دگھراتی منظر سے غائب ہونے کی۔ وہ جوں دور جا رہا تھا ابرش کا دل بھی ساتھ ساتھ بیٹھے جا رہا تھا۔ کاش وہ ایک مرتبہ نکاح نامہ غور سے دیکھ لیتی تو اسے وہ روتی وہاں اس کی منقوہ کا نام فرحاد نہیں مراد لکھا تھا۔ حشمت صاحب کے گھر میں داخل ہوتی سب نے اس کا بڑے اچھے سے ویلکم کیا، لیکن اسے نہ جانے کیوں ان کے بیچ اپنیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ فرحاد کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کا منصوبہ اتنی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ اسے تو لگا تھا اسے مزید جدوجہد کرنی ہوگی، لیکن یہ سب اتنی آسانی سے ہو چکا تھا۔ ابرش اس وقت ان کے گھر پہ تھی، خاص طور پر اس کے لیے ڈنر کا انتظام کیا گیا تھا۔ جس وقت ثریا بیگم مصطفیٰ کے ساتھ کمرے سے نکلی انہوں نے اسی وقت حشمت صاحب کو میسج کر دیا تھا، اسی وجہ سب اس کی آمد سے واقف تھے۔ حشمت صاحب کی مجلی بیٹی بشرا پڑوس میں ہی رہتی تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر میکے ہی پائی جاتی تھی۔ اس کی طبیعت کافی حد تک موسیٰ سے میل کھاتی تھی، خوش شکل حسن مزاج۔ ابرش جب سے یہاں آئی تھی بشرا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ آپ کے شوہر نہیں آئے؟ اس سے پٹر پڑ باتوں میں مگن تھی جب ابرش سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ میرے پاس کم اور اسلام آباد میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دراصل وہ اسمبلی مین ہیں، ویکینڈ پر وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو میں یہاں ہوتی ہوں، کیونکہ میری سانس ظالم نہیں سوشل ورکر ہے۔ وہ گھر پر ہوتی ہی نہیں جو ظلم کر سکیں۔ اپنی ہی بات کا لطف لیتی وہ آخر میں زندہ دلی سے ہنس دی تو ابرش بھی ایک دم سے ہنس پڑی۔ اور بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فرحاد اسے مگن دیکھ خود بھی وہیں چلایا، ورنہ تو اتنی دیر سے حشمت صاحب کے ساتھ اسٹڈی میں بند تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس سسرال اور شوہر کی برائیاں چل رہی ہیں۔ بشرا نے بات کرنے کا اپنا ہی انداز تھا جس پر فرحاد نے اس پر گولی ڈالی تھی۔ جاؤ، تمہیں امی بلا رہی ہیں کچن میں، اور کچھ وقت مجھے بھی ابرش کے ساتھ گزارنے دو۔ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اسے روانہ کرتا ابرش کے ساتھ بیٹھا ہوا تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ سوری، ہمارے بیچ دراصل ابھی اتنی بے تکلفی نہیں ہے، لیکن ایک مضبوط رشتہ تو ہے نا۔ وہ اس کی حرکت پر بد مزہ ہوا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں بھی کچن میں جا کر ان سے سب کی مدد کرواتی ہوں۔ مقابل کی نظریں اسے ناگواری میں متاع کر رہی تھی۔ جب بھی وہ وہاں سے اٹھنے لگی، جب فرحاد نے سرس سے ایسی کلائی پکڑی تو اس نے اس کے بچھو کی مات لمس کو بری طرح سے چٹک دیا تھا، جس پر وہ خجل سا ہوتے ہنس دیا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ اس کے انداز میں خود بخود درشتگی اتر آئی۔ وہ دوسرے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ تم میں بہت اکڑ ہے دیکھنا، یہی اکڑ جب میں توڑوں گا نا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تنفر زدہ انداز میں سوئی تھے، اس کی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ڈنر بے شک خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا، لیکن ابرش نے کھانا بس بے دلی سے ہی کھایا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، وہی کمرہ جس میں اس کے بابا کی یادیں بسی تھی۔
बुशरा ही इसे इस कमरे तक छोड़ के गई थी, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही इसे मायूसी हुई थी। ये अब वो कमरा ही हरगिज़ नहीं था जहाँ इसके बाबा की यादें हो सकती थी। वो कमरा बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में डेकोरेट था। हाँ, बस साइड टेबल पर इसके बाबा की तस्वीर रखी हुई थी। इसने डोर लॉक किया और बेड पर बैठकर फ्रेम शुदा तस्वीर को उठाकर हसरत भरी नज़रों से देखती शिद्दत से गिर से रो पड़ी थी। बाबा, काश आप मुझे छोड़कर नहीं जाते। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। अपने बाबा से बातें करते इसे वही बैठे न जाने कितनी देर गुजरती, जब इसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। जानी पहचानी खुशबू थी और वह इस खुशबू को लाखों में पहचान सकती थी। इसने झटके से सर उठाया तो फासले पर एक शान से खड़े मुस्तफ़ा बेरिगज़ई को देख इसके हाथ से फ्रेम छूटकर बिस्तर पर गिरा था। दिल इसे यूं सामने देख खुशी से भर गया। वो बेसाहते ही उठकर दौड़कर इससे पहले के मुकाबले के वजूद का हिस्सा बनती इसने अपने कदम रोक लिए थे। वो अब एहतजाब की कैफियत में अपने लब चबा रही थी। दिमाग तावीलें देता है, उलझता है, लेकिन दिल सच आईनादार होता है। यकीनन दिल कभी झूठ नहीं कहता। तो तुम कहो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मुकाबल की गबरू पर असरार लेजर की तासीर गोया इसके पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ गई थी। इनके बीच की खामोशी बढ़ती जा रही थी। मुस्तफ़ा और बैरकज़ई अपनी जगह पर चट्टान की माद इस्ताद था, तो वहीं वो भी सर झुकाए खड़ी खुद से लड़ रही थी। दिल कहता है कि पूरी दुनिया में एक वो बस अपना है, लेकिन फिर नज़रों के सामने फरहाद का दिखाया गया निकाहनामा आ जाता है। बिलाल आखिर खामोशी टूटी थी। मेरा क्या कसूर था मुस्तफ़ा? क्यों मुझे ये दर्द मिला? आपका साथ पाना बेजार था, लेकिन आपसे अलग हो जाना तसव्वुर सुहाना रूह है। मैं मर रही हूँ, बिखर कर टूट रही हूँ, ज़ेर ज़ेर हो रही हूँ। दर्द की अमली तस्वीर बने वो इसकी आंखों में आंखें डाले पूरी ईमानदारी से बोल रही थी। आंसू आंखों से मोती की तरह टूट टूट के बिखर रहे थे, जबकि इस मंजर ने मुस्तफ़ा बेरिगज़ई के अंदर बाहर एक आग सी भड़का दी थी। और इस आग में वो फरहाद को जलाकर राख करने का अज़म किए हुए था। जिस तरह इसने अबरश को तोड़ा था, वो इसके टुकड़े टुकड़े भी कर डालता, तो ये अमल भी कम था इसकी नज़रों में। तुमने इस निकाहनामे पर अपने मनकूहा का नाम देखा था? इसकी सारी बातों को जवाब में वो 2 कदम आगे आया, वही निकाहनामा इसके सामने कर दिया। जबकि इसने उलझकर तेजी से वो निकाहनामा चमटा और जैसे ही इसकी नज़र इस नाम वाले खाने तक गई, इसकी आंखें फटी थी। वहाँ फरहाद का नाम नहीं, मुराद नाम लिखा था। इसे एकदम ही याद आया था कि हशमत साहब का बड़ा बेटा भी था, जो बीमारी में मुतला होकर चल बसा था। इसकी तस्वीरें थी इसकी दाई के रूम में। और ये देखो, ये वो निकाहनामा है जो फरहाद ने तुम्हें दिखाया था। इसे गौर से देखो। इसने दूसरा निकाहनामा भी इसी के सामने किया, जिससे झपट कर वो पहले वाले निकाहनामे के सर रख चुकी थी। अब वो इन दोनों नामों को बगौर देखे जा रही थी और फिर इसकी नज़रों ने पकड़ा था। मुराद को फरहाद किया गया था। यकीनन ये काम किसी माहिर से करवाया गया था। मीम को फी बनाया था तो इसी तरह के साथ वो इजाफा किया। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। इसे दचके से ज़्यादा इस बात से खुशी थी कि वह आज भी इसी शख्स की थी, जिस शख्स को इसके दिल ने अपनाना था। इस मरतबा एकदम से रुकू की हालत में झुकती रोने लगी थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे जिसमें तश्कर की मैस रची बसी थी। मुकाबल की बस हुई थी जब ही इसने वो दोनों निकाहनामे उठाकर दूर उछाले और इसे दोनों बाजुओं से जकड़े अपने रूबरू कर गया। तो अब साथ इसकी आहनी वजूद से आकाश महल की मान लिपट गई। इसकी इस समझ से मुस्तफ़ा बेरकज़ई के भी जलते तड़पते दिल को राहत मिली थी। इसने अबरश पर अपना हसार मजबूत करते इसका सर जुमा था। अच्छा, बस ही कर दो, कितना रोती हो? तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी और मजीद रो रो के अपनी हालत ख़राब कर ली है। इसकी हिचकियों बढ़ते वजूद को देख तशवीश का शिकार होते इसने अबरश को प्यार भरे डांट लगाई थी। डांट क्यों रहे हैं, एक थप्पड़ भी लगाए। मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, अम्मी का दिल अलग दुखाया मैंने। भरे हुए लहजे में बोलती हुई इससे अलग हुई तो मुकाबल ने भी इस पर से गिरफ्त हटाते इसका चेहरा थाम कर इसका सुर्ख पड़ती आंखों पर मोहब्बत भरे मरहम का लम्स बसा था। अब हलाकू खान इतना भी जालिम नहीं, इन मखमली गालों को सख्ती से छुए। शौकी भरी संजीदगी से कहते इसने बारी बारी इसकी नीम गालों को अपने लम्स की हदत बख्शी तो इसने घबराकर मुकाबले के चौड़े सीने में अपना ली थी। काफ़ी देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ महसूस करते रहे बगैर किसी तलब के। जब मुस्तफ़ा बेरिगज़ई ने एक मरतबा फिर इसे खुद से अलग किया था, तुम यहाँ आई हो तो मज़ीद कुछ दिन गुजारो, लेकिन घबराना मत, बुशरा है यहाँ तुम्हारे लिए। बुशरा के यूं बेदखली से नाम लेने पर अबरिश के माथे के बल गिरे हुए तो मुकाबल ने अपने लिए इसके पॉजिटिव अंदाज को पसंदगी बड़ी नज़र से देखा। दरअसल इसका थोर असवंद और मैं जिगरी दोस्त हैं और इस वजह से बुशरा से मेरी अच्छी बातचीत है। यार भाभी है वो मेरी। इसकी आंखों से फूटती चिंगारियों को देख इसने छट वाज़ेह दी थी।
भाभी है तो भाभी कही ना। जौबन वो चहक गोया हुई तो इसने खालिस पीओं वाले दाग को देख गोया निसार होते अब्रिश पर अपनी बेतहाशा मोहब्बत लटाते इसी बुरी तरह बुखला गया था। मेरी मलका इस दिन में अब्रिश मुस्तफ़ा बेरिगज़ई के अलावा किसी का काम कायम नहीं। इसके माथे पर माथा जोड़े इसने इसकी सुर्ख पड़ती नाक को चुमा और इसलिए बेड पर चलाया। वो गुस्से में अपनी दवा भी घर छुड़ाई थी और इसकी दवा भी साथ लाया था। इसे दवा देकर वो इसके साथ ही बेड पर बैठा था और उसके दोनों हाथ थाम लिए। अब मेरी बात गौर से सुने। इल्ला में मुस्तफ़ा बेरिगज़ई के चेहरे पर बुला की संजीदगी छाई हुई थी। यह वक्त हबीबा के लॉज में बैठने का होता था। रोज़ वो इसी वक्त वहाँ बैठकर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखा करती थी, जो कि एक कुकिंग शो था। घर के बाकी अफराद अलबत्ता लंच के बाद कुछ देर आराम करते थे। वह प्रोग्राम देखने में मुहूर्त जब लैंडलाइन पर कॉल आने लगी। अचानक बजती बेल की वजह से वो बुरी तरह चौंकी और फ़ोन को घूर कर वॉल्यूम कम करती हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव कर गई। जी कौन? सलाम के बाद इसने नरम लहजा भरा तो मुकाबल ने गहरा सांस भरी थी। वही जो तुम्हारे दिल में रहता है। मुझसे अभी मीटिंग निपटा कर आया था। फ्री होते ही इसे अपनी हबीबी की याद आने सताया तो इसने झटपट कॉल मिला दी। हमारे दिल में बस हमारे मिजाजी खुदा बसते हैं। आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। चाबन हबीबा को भी शरारत सूझी थी। अरे कोई बात नहीं, आप इन्हें दिल में रखें और मुझे बातों में। इसका अंदाज गुफ्तगू लफंगा वाला था और वो वैसे भी आपके पास नहीं तो दिल बनाने के लिए मुझसे ही बात कर लें। दिल रवाई लहजे में सरगोशी में डल गई। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। हमारी मनकोहा जरा भी हमें वक्त नहीं देती। काम काम और बस काम पीछे होते हैं। ऐसे में हमारे साथ बातें करने वाला कोई नहीं तो आप अच्छा ऑप्शन है। वो पल में चहकी तो मुकाबला दांत पीसे थे। मैं वक्त नहीं देता कि आप जनाब मुझसे कहीं कराती हैं। वो पल में अपने असल रूप में आया था जबकि हबीबा अपना नेचुरल लब दबाए अपनी हंसी का गला घूंट रही थी। मैं आता हूँ ना घर, फिर बताता हूँ अच्छे से आपको। वक्त नहीं देना का शिकवा खत्म ना किया ना तो मेरा नाम भी मूसा बेरगज़ई नहीं। मूसा ने धमकी लगाने पर इसने घबराकर रिसीवर रख दिया। तो अब सजे तो बातों से ही जान निकाल लेते हैं। इसने तब तक गालों को हथेलियों से टपटपाया लेकिन फिर हंस कर सोफे पर गिरने के अंदाज में लेट गई। जब एक मरतबा फिर फोन बजा तो इसने चपट कर कॉल रिसीव की। आपको ऑफिस में कोई काम नहीं, अंकल से शिकायत करनी होगी, वो मुझसे गुस्से से बोल रही थी। जब रिसीवर से उभरती आवाज ने इसे साथ किया। मुझे तुम्हारे सिवा कोई सुविधा कहाँ है, बस दिल को तुम्हारी चाह लगी है। ये लहजा और अंदाजों कभी भी भूल नहीं सकती थी। इसके हाथ पैर सनाहट से उतरी। अब क्यों चुप हो? किसी से बात कर रही थी इस मूसा बेरगज़ई से? तो कान खोल के सुन लो। तुम मेरी हो और तुम मेरी ही रहोगी। अगर बीच में मूसा या कोई भी आया तो इन्हें भी तुम्हारे भाई और माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा। वो अपनी बदफितरी जाहिर करते इसे डरा धमका रहा था जबकि वो यूं थी जैसे कोई मुजस्समा हो। अगर अपने साथ रहने वालों की जिंदगी चाहती हो तो जो मैं कहूँ वो मान जाओ। छोड़ दो इन्हें और मेरे पास आ जाओ, वरना नताज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो बोल नहीं रहा था बल्कि इसकी जान निकाल रहा था। इसने खौफ के मारे रिसीवर वही सोफे पर फेंका और तेजी से सोफे से उठकर अपने कमरे की जानब दौड़ पड़ी। जबकि इसके जाने के बाद मुलाजमा वहां आई और इसने LED बंद करते रिसीवर उठाकर दुरुस्त करके रखा और खामोशी से पलट गई। मेरी हबीबी को क्या आपने अभी से मायूं उठाया दिया है? अपनी माजी से चाय लेते इसके अंदाज में हमेशा वाली शौकी शामिल। देख लिया अपने पोते को, बातों बातों में शादी का कह रहा है। बीजी ने इसे चिढ़ा था। हाँ तो उम्र भी तो शादी को हो चुकी। मैं तो कहता हूँ अब्रिश और हबीबा के पेपर खत्म होते ही दोनों को रुखसत कर दिया जाए। दादी को मूड खुशगवार था तो उन्होंने भी सबको ही खुशी बांट दी थी। बिल्कुल दादी, आपने दुरुस्त फैसले किए। मैं तो कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। तो दो चांद सी बहुएं कोई बड़ी तैयार करनी है, ये आसान अमर नहीं होगा। निगत बेगम पर जोश हुई थी लेकिन बीच में वक्त बहुत कम है, इतना सब होगा कैसे? सुरिया बेगम के बतौर माँ अपने जमेले थे। आप खवातीन ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, आजकल बाजार में हर चीज़ तैयार मिल जाती है और चाहे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हाकिम साहब ने गोया सारा मसले हल कर दिया था। आप भी कुछ बोल दें, भाभी से बातें बाद में भी हो सकती हैं। मूसा ने मोबाइल में मसरूफ मुस्तफ़ा को भी शामिल गुफ्तगू किया था। मैं बड़ों के मामलात में नहीं बोलता, जो इन सब की मर्जी वो हो ही मेरी मर्जी। शाहाना शाह आलम के शान बेनियाजी अरूज पे थी। देख ले जरा ये बात कौन कह रहा है, जिसने बेजी की दोस्त की पोती से निकाह करने से साफ इनकार करते अपनी पसंद इनके सामने रख दी। रख कर दादी की नींदें उड़ाई थी। मूसा को मौका मिला था मुकाबल की टांग खींचने का और ये मौका जाने देने वाला नहीं था। और वैसे भी इतनी फर्मादारी हजम नहीं हो रही किसी से भी। आ जाए अपनी अजली अंदाज में और मना कर दें, कह दें ये रुखसती नहीं हो सकती। मूसा फुल चार में था जब इसकी गर्दन मुस्तफ़ा के आहनी शिकंजे में आई थी। आप बोलो क्या कह रहे थे? गर्दन पर दबाव डाले इसने मूसा को एक जोरदार झटका दिया तो सारी खवातीन की चीखें निकली। मुस्तफ़ा भाई की गर्दन तोड़ देंगे।
बीजी दहल कर सीने पर हाथ रख गई थी। बस करो मुस्तफ़ा, छोड़ो इसे, अभी मेरे बच्चे के सर पर सेहरा सजने हैं। माँ जी जज्बाती हुई थी। बस करें आप लोग, ये कोई मोम का गुड्डा नहीं है, जिन है पूरा। इसने मुस्ता को ऊपर दिखाया तो वह हंसते हुए सीधा होकर अपनी गर्दन से लाने लगा था। ये सही था कि मुस्ता की पकड़ सहती, इसे अपनी सांस रुकती ही महसूस हुई थी। अच्छा बस, बहुत हंसी मजाक हुआ। मुस्तफ़ा तुम जाकर ब्रश कर ले आओ, 3 दिन काफ़ी है, वो मिल चुकी है इन लोगों से। दादी के संजीदगी से हुक्म देने पर इन दोनों भाइयों के बीच नजरों का पुरस्कार से तबादला हुआ था। दादी मैं अगर आज फ्री हो गया तो आज ही इसे लेने चला जाऊंगा, वरना कल तक इंतजार कर लें। संजीदगी से कहते इसने नेपकिन से मुंह साफ किया और जाने के लिए अपनी जगह छोड़कर उठा तो मूसा ने भी इसकी पैरवी की। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी मुसलसल मुस्तफ़ा को कॉल लगा रही थी, लेकिन इसका फ़ोन बना रहा था जब इसके कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुलना और बुशरा बदहवास सी इसके कमरे में दाखिल हुई। अब्रश गज़ब हो गया। मुस्तफ़ा की गाड़ी को शदीद हादसा पेश आया और इसी वक्त इसके साथ गाड़ी में मूसा भी मौजूद था। बुशरा रोहानसी सी हुई थी जबकि अब्रश को लगा कर इसके पास कोई बम फटा है जिसने इसका पूरा वजूद मफलूज कर दिया था। ऐसे क्यों बैठी हो, जाओ जल्दी से उठो। फरहाद बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बेहरकत वजूद के एकदम छोड़ते इसने अब्रश को पकड़ कर उठाया और इसलिए कमरे से निकलकर सीधे पोर्च में आई थी जहाँ फरहाद फ्रंट डोर खोले इसी का मुंतजर था। इसकी गाड़ी में बैठते ही गाड़ी तेजी से कारपोर्ट से निकली, खुले दरवाजे पार कर गई। गुड वर्क बुशरा, इसने खुद ही को शाबाशी दी और अंदर जाने के बजाय अपने घर की जानब चल दी। परेशान मत हो, हम पीछे जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अब्रश के जर्द पड़ते चेहरे को देख इसने अब्रश की गोद में रखे हाथ को प्यार से पकड़ा ही था कि बुरी तरह इसका हाथ झटेगी, जिसके जवाब में इसका दिल चाहा अब्रश की अकड़ यही निकाल दे, लेकिन इसे कुछ देर मजीद सब्र करना था। फिर अब्रश और इसकी दौलत इसकी होने वाली थी। इसने तो गोया लॉटरी निकल गई थी। बाय वन गेट वन फ्री। सरमद हमदानी अपने फार्म हाउस में इन दोनों का मुंतजिर था। वहाँ इसने निकाह के इंतजाम करवाए हुए थे। इनके प्लान के मुताबिक हबीबा ने भी इन तक पहुंचना था। दूसरी तरफ हबीबा जो कमरे में खुद को डर के मारे कैद की हुई थी, इसके कमरे में बदहवास सी मुलाजमत चली आई। उसने भी कम व पेश वही अल्फाज अदा किए जो बुशरा ने बोले थे। जब ये सुनते हबीबा की रूह फना आई, इससे सरमद हमदानी की धमकी याद आई थी और फिर वह ठहरी नहीं थी। बीबी कहाँ जा रही है? दीवानगी के आले में इसे बाहर की जानब भागता देख मुलाजमा खुद भी इसके पीछे भागी थी। जब कार पोर्च में आते हबीबा के कदम गोया जमीन में गिजगड़े थे। इसके सर में तेज तेज सी उठी। बम धमाके, शोर, अफरा तफरी, बेहंगामी, सांसें, गोया हर शे इस पर गाल बनने लगी कि जाने की इसकी नज़रों के सामने मूसा का मुस्कुराता चेहरा आया तो वह हर शे फरमोश किए दौड़ते कदमों से गेड़ बुबर कर गई। हबीबा के दौड़ते कदमों को इस वक्त ब्रेक लगी जब एक सफ़ेद रंग की हाई रूफ इसकी करीब ठहरी और दरवाज़ा खोलते ही दोनों हाथों ने इसे अंदर की जानब खींचा। दरवाज़ा बंद होती ही गाड़ी फराटे भरती मंजिल से गायब हुई थी। सरमद हमदानी अपने फार्म हाउस पर मौजूद अपने बंदों और फरहाद का इंतजार कर रहा था। ड्राइंग रूम में मौलवियों के साथ चंद इनके जाने पहचाने के लोग भी मौजूद थे। मुस्तफ़ा की मुलाजमा ने हबीबा के घर से निकलने की खबर दे दी थी। इसके आदमी घात लगाए बैठे तो यकीन वो हबीबा को लेकर पहुंचने वाले होंगे। इसने वारी रकम देखकर बेरगजई वालों की घर के मुलाजमों को अपने साथ मिला लिया था जो उन्हें अंदर की खबर देती थी। काफ़ी देर के इंतजार के बाद इसने कोफत ज़्यादा होते फरहाद का नंबर मिलाया तो इसका नंबर बन जा रहा था। तो काफ़ी पहले घर से निकला था, अब तक तो इससे आ जाना चाहिए। माथे को बुरी तरह हाथ से रगड़ते इसके हर अंदाज में बेचैनी का नासर शामिल था। किसका इंतजार कर रहे हो? सरमद हमदानी। मूसा की सर्द आवाज़ इसकी समात की नज़र हुई तो एक झटके से पलटा और इसकी आंखें फटी के फटी रहेगी। इसकी नज़रों के सामने दोनों भाई से ही सलामत खड़े इससे शोला उगलती आंखों से देख रहे थे। तो क्या समझा शतरंज की बसात तो तूने इस डरपोक फरहाद की बचाई थी जो मेरे 4 हाथ और 2 लातों का मार था। मुस्ताफा का लहजा गोया आग लगा हुआ नहीं बल्कि मजाक उड़ाता हुआ था, जिसके जवाब में सरमद हमदानी ने इन दोनों पर नफरत अंगेज नजरें डाली थी। मैं मुस्तफ़ा बेरगज़ई लोगों के दिमागों से खेलना बहुत अच्छे से जानता हूँ और सच जाना मुझे इस खेल में बड़ा मजा आया, क्योंकि इंसान खुद चल कर मेरे पास आते हैं, शिकस्त तस्लीम कर दें और इसके बाद मेरी मर्जी होती है कि सामने वालों को सजा दूँ या फिर माफ़ करूँ। अपने कंधों की दमक पैदा करते हुए चलता हुआ सरमद हमदानी के सामने आकर ठहरा। इसकी आंखों की अकाबी चमक और चेहरे से झलकता कहर सरमद हमदानी का हाल खुश कर गया था। लेकिन तुम मेरे नहीं मेरे भाई के गुनहगार हो तो तुम्हें सजा देने का इख्तियार इसी के पास है, तो फिलहाल शुक्र मनाओ तुम मेरी दी गई सजा से बच निकले। तासुब जाहिर करते इसने सरमद हमदानी पर गजबनाक निगाह डालकर हटाई थी। अरे हाँ, याद आया, तुमने जिन टटुओं को हमारे मारने भेजा था वो पुलिस की तहवील में है। वही क्या, फरहाद और हबीबा को उठाने गए बंदों के साथ डाइनिंग रूम में बैठे लोग भी अपने ससुराल पहुंच गए हैं, तो तुम ज्यादा फिक्र करनी नहीं है।
अपने असली अंदाज में बोलते हुए शहाना अंदाज में चलता जाकर टंग पर टंग रखे सोफे पर सुकून यूं बैठा था जैसे अपने किसी पसंदीदा शो के इंतजार में हो। जब मूसा ने चिपट कर सरमद हमदानी का गिरबान दबोचा और एक जोरदार थप्पड़ इसकी गाल पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत इतनी थी कि इसकी गाल अंदर से फट गया। तो वही कान में तेज सीटी बजी थी। ये थप्पड़ मेरी हबीबी को तंग करने के लिए। बोलने के साथ ही इसने सरमद हमदानी को अपनी लातों पर रख लिया। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। ये सब देख मुस्तफ़ा बेरिज़ई बेजार होकर अपनी जगह छोड़कर उठा था। बस मामला निपटा ही रहा हूँ। इसने झपट कर हरकत छोड़ी। फरमादार दिखाई थी। चाहता तो यही था कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन मैं अपने हाथ तेरे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता। लेकिन मेरी हबीबी की तकलीफ का कुछ मदावा हो। कहने के साथ ही इसने 2 फायर इसकी घुटनों पर मारे तो वो किसी ज़बा हुई बकरी की मां चीखने लगा। जब पुलिस तेजी से अंदर आई, नीम बेहोश होते सरमद हमदानी को खींच तान कर उठाती लेगी। अपना काम मुकम्मल करते हुए दोनों भाइयों ने हाथ जड़कर अपनी राह ली। हबीबा की आंख खुली तो इसने खुद को अपने बेडरूम में पाया, जबकि अब्रश बेड पर इसका हाथ पकड़े बैठी थी। आंख खोलते ही वो इसे अपने सामने देख एक झटके से उठी थी। वो मूसा खौफ से इसकी जुबान जकड़ी जा रही थी। जब अब्रश ने आगे बढ़कर इसे खुद से लगाया था, वो दोनों एकदम महफूज से उन्होंने ये सब टांग सरमद हमदानी को पकड़ने के लिए किया था। अब्रश की बात पर जहाँ इसके रग व रूप में सुकून की लहर दौड़ी थी, वहीं इससे अलग होती सवाली नजर से इसे देखने लगी थी, जैसे पूछ रही हो तुम्हें ये सब कैसे पता। मेरे कज़न फरहाद सरमद हमदानी का बिजनेस पार्टनर है और सरमद हमदानी के पीछे हमारे मनकूहा दिल व जान से पड़े थे। ऐसे में जब हमें अपने ताए घर गई तो मुस्तफ़ा ने बड़े आराम से मुझे जाने दिया। फरहाद के कमरे से मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए और इनकी पिक्चर्स मुस्तफ़ा को सेंड कर दी। इस वक्त फरहाद पुलिस की हिरासत में है, जबकि सरमद दौरानी तो समझो नीम मुर्दा हालत पुलिस की तहवील में है। मूसा ने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों को बदला ले लिया। वो हबीज सारी जिंदगी खड़ा नहीं हो पाएगा। और इस बीच सबसे अच्छी बात यह हुई कि तुम अपने ट्रॉमा से बाहर निकल आई हो। सारी तफसील इसके गोशे गुजार करते आखिर में वो खुशी से चहकी इससे लिपटी थी जब दरवाज़ा बजाकर मुझसे कमरे में दाखिल हुआ। मिल लो अपनी मनकूहा से, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अकड़ दिखाती वो हबीबा को आंख मारकर तेजी से कमरे से निकलती जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर गई थी। इसके निकलते ही मुझसे बाहें वाकई तो हबीबा अपनी जगह से उठती दौड़कर इसके वजूद का हिस्सा बनी थी। कैसी हो? इसका सर चूमते हुए इसकी फिक्र में मुतला था। आपके होते ही भला मुझे कुछ हो सकता है? लाड से कहते इसने चेहरा उठाते अपनी थोड़ी इसके सीने में टकाई तो मूसा ने झुक कर इसकी चमकती आंखों का बारी बारी छुआ था। मैं हमेशा तुम्हें यूं ही बेफिक्र देखना चाहता था और आज मेरी ये चाह पूरी हुई। मुकाबले की इस कदर वहालान मोहब्बत को महसूस करते इसके सारे शिकवे गिले खत्म होने लगे थे। जिंदगी ने इससे जो कुछ लिया था, इसके बदले इसके रब ने इसे एक बेहतरीन साथी अता किया था। आप हमारे लिए अनमोल हैं मूसा। मोहब्बत भरे इस इकरार पर वह सरशार होते इसका माथा चूम कर इसे अपनी गिरफ्त में मजीद मजबूत कर गया। इस सब ने अच्छी बात यह हुई थी कि रुखसती के बाद हम हनीमून पर जा सकते हैं, वरना मैं दुनिया का पहला लड़का होता जिसका हनीमून भी इसके बेडरूम में हुआ होता। वो ज्यादा देर संजीदा कहाँ रह सकता था, जबकि इसका ये शौक और शरारती बरअंदाज ही तो हबीबा को पसंद था। जब भी उसकी छेड़ने अंदाज पर शर्माते हुए इसके सीने में मुँह छुपा गई। प्लीज़ आप माफ़ ही कर देना, होगी गलती मुझसे। मैं जज्बातीपन में अंधी हो गई थी, लेकिन सच में आइंदा कभी आपका दिल नहीं दिखाऊंगी। वो मुसलसल सरिया बेगम को मनाने में हलकान हो रही थी। जो बात तो करना तो दूरी बात इसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। जब इसने मदद तलब नजरों से मुस्तफ़ा की जन्म देखा जो इनके साथ ही सोफे पर बैठा था। फूफो आप जानती हैं वो नादानी कर जाती है, लेकिन आप भी तो देखें, अब्रिश की मदद से हमने सरमद हमदानी फरहाद को पकड़वाया है। आप इसी का मार्जिन दे दें उसे। मुस्तफ़ा की सिफारिश पर वो कुछ नरम पड़ी थी। सिर्फ तुम्हारे मुंह से अपने से माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर इसने कोई नादानी की ना तो मुझसे तवक्को मत रखना। इनके तनबीह भरे अंदाज में ममता की नरमी शामिल थी, जिसे महसूस कर दे अब्रश खुशी के मारे इनसे जा लिपटी। आप वर्ल्ड की बेस्ट मर्दन है, आई लव यू। इसके गले में बाहें डाले वो चटाचट इनकी गाल चुम रही थी। अच्छा बस भी करो। मुस्तफ़ा की चमकती आंखों को देख वो छपक कर टूकती अपनी जगह से उठी थी। मैं किचन में जाकर देखूं डिनर की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। मसरूफ अंदाज में बोलती वो मुस्तफ़ा के कमरे से निकली तो अब्रिश ने भी मंदिर से गायब होना चाहा, लेकिन मुकाबल अकाबी नजर रखता था। जब इस तरह से इसकी कोशिश नाकाम बनाते वो इसकी कलाई की अपनी गिरफ्त में लेते इसे अपनी जानब खींच चुका था। वह झटका लगने पर सीधा इसकी गोद में आ गिरी थी। चलो अब जल्दी से मुझसे वैसे ही इज़हार को जैसे पप्पू से कर रही थी, एकदम से बेधड़क होकर। मुकाबल की बेबाक फरमाइश पर इसकी गाल कान किलो तक सुर पड़े थे। वो मेरी अम्मी है मुस्तफ़ा, इसने मुकाबल को प्यार से समझाना चाहा, और मैं तुम्हारा शोर हूँ, और पता है ना शोर की नाफरमानी करने वाली बीवी दोज़ख बन जाएगी। वो इसके रौबदार अंदाज पर मासूम शक्ल बनाती इसे देखने लगी ताकि इसकी जान हलासी हो, लेकिन मुकाबल भी गोया जिद पे उड़ा था। लिख ठीक है, फिर बैठी रहो यूं ही सारी रात।
ارد گرد دلہلاتی دھمکی پر اس کی جان ہلکان ہوئی۔ مصطفیٰ پلیز تنگ مت کریں، وہ ٹھٹکی تھی۔ میں تنگ کر رہا ہوں؟ جواباً اس نے آنکھیں دکھائی تو اس نے منہ بصورت تھا۔ سچ میں ہلاکو خان ہیں آپ؟ وہ جل کر بولتی، اس کے سینے پر ہاتھ مار کی، لیکن اس کے ہونہار تیور دیکھ چھٹ سے دبکی تھی۔ پیار میں مارا ہے؟ اسے دکھانے کو چھٹ ہونٹ پھیلائے تھے۔ پیار ہی تو گولی میں بھی مار سکتی ہو، لیکن ابھی بس یہی ایک کام کرنا ہے تو کرنا۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ہار مانتے گہری سانس لی، جبکہ وہ منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آئی لو یو مصطفیٰ، بس اتنا ہی کہتی وہ اس سے کے سینے میں مجھ پا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ جب وہ اتنی پر بھی خوش ہوتا، اسے اپنے حصار میں مجبور کرتے، آستگی سے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ اور یہاں پر اس ناول کا ہوا اینڈ کیسا لگا آپ کو؟ مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔